नमस्कार। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हाल के दिनों में काफ़ी विवादास्पद रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो विवादास्पद टॉपिक क्या है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 प्लस चले गए, 100 के प्लस चले गए, जिसको लेकर के देश की मुख्य विपक्षी पार्टी या तो भी जनता काफ़ी विरोध कर रही है। समझते हैं इसके पीछे पूरा गणित क्या है जो 100 के प्लस पेट्रोल और डीजल के दाम चले गए। देखिए, सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो पहला अगर कारण आप मूल रूप से देखेंगे तो क्रूड ऑयल की कीमत है। पहला कारण जो है वो क्रूड ऑयल की कीमत है। एक क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, बीच में देखिएगा 2014 के बाद से लगातार तेल के दाम नीचे गिर रहे थे, और तेल के दाम नीचे गिरने के वजह से जो ओपेक कंट्री हैं, ओपेक कंट्री जो तेल उत्पादक देश हैं उनका एक समूह है। ओपेक कंट्री 1960 में इसका स्थापना हुआ है, और जो तेल उत्पादक देश हैं उनका एक समूह है। इन देशों ने क्या किया, और इसमें मूलतः सऊदी अरेबिया के द्वारा ये किया गया कि प्रोडक्शन को कम कर दिया गया, और जब प्रोडक्शन कम कर दिया गया तो वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे तेल का सप्लाई थोड़ा कम गया, और तेल का सप्लाई जब कम गया तो धीरे धीरे उसके प्राइस ऊपर जाने लगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर देश के अंदर तेल के दाम अधिक हैं या तो 100 के पार गए, तो उसका पहला एक मूल कारण बनता है कि जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरनल मार्केट में यानी देश के अंदर भी तेल के दाम यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। पहला तो ये कारण बनता है। दूसरा देखिएगा एक टैक्स का मसला है। ये टैक्स का मसला क्या है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। मूलतः दो तरह के टैक्स लगता है, एक एक्साइज ड्यूटी और एक वैट। एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वैट जो है वो मूलतः स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो एक फ्लैट टैक्स है। फ्लैट टैक्स कहने का ये मतलब है एक बार जो चीज़ें निर्धारित कर दी गई, कि 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया लगेंगे तो लगेंगे। तेल के दाम अगर फ्लैक्चुएट भी करेंगे तो टैक्स उतना ही रहेगा, एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं। जैसे एक दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी 32 रुपया है पेट्रोल पे, तो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, वो 32 रुपया तय है तो वो रहेगा। दूसरा देखिएगा वैट का क्या मामला है। वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, यानी जितने भी हमारे के यहाँ स्टेट हैं या तो यूटी है उनके द्वारा इम्पोज किया जाता है। वैट जो है वो फ्लैक्चुएट करता है टैक्स। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो वैट भी बढ़ेगा, तेल के दाम घटेंगे तो वैट भी घटता है। इस तरह से ये चीज़ें होती है। लेकिन देखिए यही दो चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें और भी कुछ टैक्स लगते हैं। वो क्या है उसको जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। पहले मान ले किसी कंट्री से तेल चला, जैसे सऊदी अरेबिया से तेल चला। तेल चलने के बाद ये सी रूट से आएगा, ठीक है। तो सी रूट से जब आएगा तो लाने के लिए जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फेयर चार्ज लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में, यानी जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ से ये जाएगा रिफाइनरी में, जाएगा। रिफाइनरी में कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे। रिफाइनरी के गेट पर से आप देखेंगे, इसके गेट पर से ऑयल कंपनी उठाएगी, ठीक है। ऑयल कंपनी उठाएगी और उसके बाद ये तेल जाएगा डीलर के पास, यानी सब जगह सप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ से ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें जाएगा भी ऐड होगा, कुछ रिफाइनरी के भी कॉस्ट जाएंगे, और उसके बाद ऑयल कंपनी डीलर के पास भेजेगा तो डीलर चार्ज भी लगभग 2.25-3 रुपया के आसपास हर स्टेट में है। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, एक तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेगी, दूसरा वैट स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनरी या तो डीलर चार्ज यहाँ से लगेगा। इन सब को मिला करके देखिएगा तब जा करके तेल का प्राइस बनता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे तो दिल्ली में वर्तमान में 42 रुपया के आसपास तेल है,
तेल के दाम में, जो बेस प्राइस है उसका, और उस पर आप देखेंगे बाकी वो 99 रुपया के आसपास पहुंच गया, 100 के आसपास है, वो 100 है, और बाकी सारे टैक्स हैं, यानी लगभग 55 से 60 रुपया के आसपास उस पर टैक्स लगा हुआ है। और ऐसे लगभग हर स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर अभी वर्तमान में अगर देखें वैट कहाँ लगा है, तो सबसे ज़्यादा वैट लगा हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में किसी जगह पे 109 रुपये पेट्रोल के डीजल के दाम थे, जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में मिल रही है। तो एक मामला तो ये हो गया। उसके बाद देखिए समझने का कोशिश करते हैं, मांग में वृद्धि हुआ है। मांग में कैसे वृद्धि हुआ, अभी तो कोरोना चल रहा था, फिर कैसे मांग में वृद्धि हुआ उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए मांग में वृद्धि का क्या मामला है। बीच में क्या हुआ, पिछले 2 साल, लगभग पौने 2 साल के आसपास समय हो गए, कोरोना का काल चल रहा है। जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो सारे के सारे लगभग ठप पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे देखिएगा कोरोना पर हम लोग कंट्रोल करना सीख रहे हैं, या तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सारे जगह लगभग धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही है। और कोरोना जब कंट्रोल में आ रहा है तो फिर से इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलने लगा, और इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलने की वजह से धीरे धीरे रिसोर्स के तौर पे तेल के दाम फिर से मार्केट के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, तेल की मांग बढ़ेगी, और तेल की मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। यानी इसका यह मतलब हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद ऑयल का डिमांड जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, और ऑयल का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस स्वाभाविक है धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। तो दूसरा एक कारण बनता है कि तेल के दाम में वृद्धि क्यों हो रही है, उसका कारण है कि कोरोना के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण मांग में वृद्धि हो रही है। अब देखो वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है वो ऑयल बॉन्ड के बारे में विवादास्पद रहा है। ये ऑयल बॉन्ड होता क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा कहना है कि पिछली सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किया था उसके वजह से तेल के दाम बढ़े हुए हैं। समझते हैं इसके पीछे है क्या। पहले तो ये जानने का कोशिश करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक, बॉन्ड का सामान्य मतलब होता है कि आप कोई पेपर ले लें, उस पेपर पर एक प्रिंसिपल अमाउंट लिख दें, और उस पर एक इंटरेस्ट का परसेंट लिखा रहेगा या अमाउंट या परसेंट लिखा रहेगा। ठीक, और उसमें एक रहेगा मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड यानी किसी पेपर पे सामान्य भाषा में समझिए कि आप किसी को लिख करके दे रहे हैं, पैसा उससे लेना है, लिख के दे रहे हैं कि भाई इतना अमाउंट आप हमें दे दो, इतना परसेंट इंटरेस्ट हम आपको देंगे, 5 साल के लिए होगा। ठीक है, इसी को बॉन्ड बोला जाता है। सामान्य भाषा में इसी को बॉन्ड बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसके लिए हुंडी शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी तरह से जब तेल कंपनियों को देखिएगा घाटा होने लगा तो हमारे के यहाँ ऑयल बॉन्ड जारी की जाएगी। पहली बार ऑयल बॉन्ड किसने जारी किया था? तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही जारी किया था। ये सरकार 1999 से 2004 के आसपास थी। ये 1999 से 2004 के आसपास थी। इस चीज को बाद में देखिएगा मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कंटिन्यू किया है, और लास्ट टाइम मनमोहन सिंह की सरकार को देखेंगे तो 2010 में लास्ट में ऑयल बॉन्ड जारी किया गया, तो उसके बाद ऑयल बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। ठीक है, कुल देखेंगे तो 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए हैं, जो 2026 तक इसको पे करना है भारत सरकार को। 2026 तक भारत सरकार इसका इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट यानी इसका मैच्योरिटी सबका खत्म हो जाएगा, पे करना है। ठीक है, वर्तमान में देखिएगा तो 2021 में सरकार को 10,000 करोड़ रुपया का ऑयल बॉन्ड चुकाना है। 10,000 करोड़ रुपया का ऑयल बॉन्ड चुकाना प्लस इस पे सरकार इंटरेस्ट भी चुकाएगी, और 10,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट आएगी। यानी 2021 में भारत सरकार को 20,000 करोड़ रुपया ऑयल बॉन्ड के चुकाने हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो 2023 तक 26,000 करोड़ रुपया और रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करने का मतलब ये हो गया कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट को क्लियर कर देना है, और जो टैक्स लगेंगे तो वो तो हर साल जाते रहता है, टैक्स रेगुलर जाते रहता है, टैक्स इंटरेस्ट रेगुलर जाते रहता है।
और प्रिंसिपल अमाउंट आपको उसको पूरा कर देना है। और उसके बाद देखेंगे तो आगे समझिए कि सरकार इससे रेवेन्यू कितना जनरेट करती है। 2013-14 में देखिएगा तो सरकार लगभग 53,000 करोड़ रुपया कमाई थी सिर्फ तेल से। उसके बाद 2020-21 में देखेंगे तो 2,95,000 करोड़ रुपया की सरकार की राजस्व आई है। ये एक साल का राजस्व है। ये 2,95,000 करोड़ रुपया एक साल का राजस्व है। और कुल जो वॉयल बॉन्ड जारी किए गए थे जिनकी जो चुकता करना है वो 1,31,000 करोड़ के थे, जो 2026 तक क्लियर करना है, जिसमें बहुत से दिए जा चुके हैं, कुछ बाकी है। ठीक है, एक साल का रेवेन्यू 2,95,000 करोड़ है, उसके लगभग आधे के आसपास पड़ते हैं 1,31। ठीक है, ये मामला है। अब इससे आगे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 जून का दिल्ली का है कि इसका देखिए पेट्रोल का बेस प्राइस आपको देखिए 35 रुपया दिया हुआ है, 36 रुपया उसमें किराया है, भारत सरकार का टैक्स 32 रुपया है, और डीलर कमीशन देखेंगे तो 3 रुपया 79 पैसा, राज्य का वैट 21 रुपया 81 पैसा, 21 रुपया 81 पैसा राज्य का वैट है। सब मिला के 94 होता है। ये 1 जून का आंकड़ा है, ये जुलाई का महीना आ चुका है। अभी लगभग देखेंगे तो दिल्ली में 100 रुपया के आसपास पेट्रोल का दाम हो चुका है, उसमें ये सब भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब देखो आगे समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड का दाम देखते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें एक व्यक्ति है, आता है पेट्रोल पंप के पास, उसके बाद पेट्रोल का वो जो भरने वाला होता है वो लेता है, और ले करके देखिएगा तो ऐसे करके उड़ेल देता है पेट्रोल और आग लगा देता है। ये वीडियो सही है या गलत है पूरी तरह से पता तो नहीं है, लेकिन इस तरह के घटनाएं हो सकती है। अगर तेल के दाम लगातार इस तरह से बढ़ते रहें तो देश में विरोध का स्वर इस तरह से बढ़ सकता है, और इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोरोना के समय में ऑलरेडी किसी के पास उस तरह से पैसे नहीं हैं, और अगर इतने प्राइस बढ़ते रह गए, महंगाई इतनी बढ़ती रह गई, क्योंकि तेल का दाम सिर्फ नहीं बढ़ता है, तेल के दाम के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर के अन्य प्रोडक्शन जितने भी वस्तु होते हैं जहां फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, सबके दाम बढ़ने लगते हैं। समझ गए, ये मामला है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूड का दाम का क्या मामला है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये 7-8 साल का पूरा डेटा है कि कैसे कितने डॉलर प्रति बैरल तेल मिल रहे थे। 2010-11 में अगर आप देखेंगे तो $85 प्रति बैरल तेल मिल रहा था। एक बैरल में लगभग 159 लीटर के आसपास तेल होता है। 159 लीटर के आसपास एक बैरल में तेल होता है। 2010-11 $85 प्रति बैरल, 11-12 में 111, 12-13 में $107 प्रति बैरल, 13-14 में $105 प्रति बैरल, और 14-15 जहां से वर्तमान गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, यहां से देखिएगा सरकार चेंज हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वहां से इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह के साथ एक सबसे बड़ा दिक्कत ये रहा कि उनके टाइम में डीजल और पेट्रोल के दाम, या तो वर्ल्ड मार्केट में तेल का दाम देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई रहा है। 2008 और 10 के आसपास अगर आप जाएंगे तो उस समय तेल के दाम जो थे वर्ल्ड मार्केट में $130 प्रति बैरल के आसपास चले गए थे। तब भारत में लगभग 60 से 70 के आसपास के लगभग तेल हुआ करता था, 60-65 के आसपास लीटर तेल मिला करता था, तो पेट्रोल मिला करता था। तो ये आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते, वो पॉलिटिकल मामला है, हम लोग को उससे लेना नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट क्या है इसका गणित, वही हम समझने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में देखेंगे, जब से वर्तमान सरकार आई है, $84, 14-15, 15-16 $46 प्रति बैरल, उसके बाद 16-17 में $47 प्रति बैरल, 17-18 में 56, 18-19 में 70, 19-20 में $60 और 20-21 में $43। ये कोरोना के कारण हुआ था, क्योंकि तेल के मांग घट गए थे। नरेंद्र मोदी के साथ कहेंगे तो एक तरह से कहिए एक इनके साथ एक किस्मत रहा कि तेल के दाम काफ़ी कम रहे। और एक दाम बढ़ने का एक और कारण है कि इस सरकार ने क्या किया कि जब जब दाम नीचे गया वर्ल्ड मार्केट में, तब तब एक्साइज ड्यूटी को इन्होंने बढ़ा दिया। और एक बार बढ़ा दिया तो फिर वापस आता नहीं है जल्दी, ना के बराबर ही आप मान करके चलिए। जब जब
दाम काफ़ी नीचे गए वर्ल्ड मार्केट में, क्रूड ऑयल के दाम नीचे गए, प्राइस नीचे गए, तो इन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया। यानी आप अगर माने तो इस सरकार ने तेल से काफ़ी पैसे कमाए, जैसे हमने पिछले में स्लाइड में बताया कि 53,000 करोड़ 13-14 में कमाए, लेकिन 2020-21 के देखेंगे तो 2,95,000 करोड़, जबकि 2020-21 में कोरोना के कारण मार्केट भी लॉक था काफ़ी दिन, तब भी इन्होंने 2,95,000 करोड़ रुपया कमाए। ठीक है, तो ये मामला है। तो इस मामले में किस्मत वाले हैं प्रधानमंत्री। अब अगला देखिएगा, अगले समझने का कोशिश करते हैं। अब इसका रास्ता क्या निकलेगा? विरोध हो रहे हैं, हो सकता है पेट्रोल पंप जला दिया, कुछ भी हो सकता है। इसका रास्ता कुछ है या नहीं कि कैसे ये कम किया जा सकता है, या तो क्या उपाय अपनाया जा सकता है? तो पहला देखिएगा, जो एक्साइज ड्यूटी है या तो एक्साइज टैक्स है, उसको कम कर सकता है सरकार। अगर सरकार एक्साइज टैक्स को कम करे तो तेल के दाम घट सकते हैं, क्योंकि 32-37 रुपया के आसपास लगभग एक्साइज ड्यूटी है। यानी केंद्र सरकार डायरेक्ट हर लीटर पे 37 रुपया के आसपास लेती है। तो ये कम किया जा सकता है, इसे कम करने से तेल के दाम घट सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये रास्ता है कि सरकार या तो फिर सब्सिडी दे, लोगों को राहत देने के लिए, कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दे, जो सही नहीं है और आज के डेट में पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, पर सही नहीं है, इकोनॉमी की दृष्टि से सही नहीं, इकोनॉमी की दृष्टि से ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी का अल्टीमेट बर्डन सरकार के राजस्व पर पड़ता है, सरकार के बजट पर पड़ता है, और बजट में देखिएगा प्रोडक्टिव खर्चा में सब्सिडी नहीं होता, सब्सिडी राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका इकोनॉमी में प्रोडक्टिव खर्चा नहीं होता, जिससे कुछ जनरेट नहीं होता है, समझ गए? तो सब्सिडी संभव नहीं दिखता है कि सरकार देगी। दूसरा, या तो स्टेट गवर्नमेंट वैट कम करे, स्टेट गवर्नमेंट वैट को कम करे, हर राज्य 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, और वैट ध्यान रखना हर राज्य में वैरी करता है, सभी राज्य में वैट वैरी करता है। ठीक है, ये मामला है। तो स्टेट गवर्नमेंट वैट को कम करे तो कुछ तेल के दाम नीचे जा सकते हैं। चौथा ये हो सकता है उपाय कि आप जीएसटी के अंदर इसको ले आए, जो दिखता नहीं है, क्योंकि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया जा रहा था, जीएसटी लागू किया गया था, तो ज़्यादातर राज्यों ने इसी बात पर सहमति दिया था कि आप डीजल और पेट्रोल, या तो कहिए तेल और शराब, ये सब कुछ ऐसे चीज़ों का लोगों ने या तो मुख्यमंत्रियों ने डिमांड रखा था कि ये जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम स्लॉट कितना है, तो 28% तक टैक्स लग सकता है, 28% टैक्स लग सकता है। और वर्तमान में तो देखिएगा, तो अगर 40 रुपये का पेट्रोल है तो 60 रुपया से अधिक तो टैक्स ही है, तो काफ़ी नीचे आ सकता है अगर 28% के स्लैब में लाया जाए तो। लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि अगर 28% के स्लैब में आएगा तो ये एक तरह से कहिए केंद्र के कंट्रोल में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा, जिसके लिए कोई मुख्यमंत्री तैयार नहीं होगा। और ऐसे वैट जब लगाते हैं तो उस तरह से उनको एक जो केंद्र से पैसा मिलती है उसके अलावा अपना एक इनकम का जरिया बन जाता है, अपना एक इनकम, राज्यों के अपने इनकम के जरिया बन जाता है। तो तेल और शराब से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। ठीक, ये मामला है, तो जीएसटी में ला सकते हैं अगर सहमति बने तो। अगला है ईरान और वेनेजुएला से परचेज करना। देखिए, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देखेंगे तो ईरान और वेनेजुएला रिसेंट टाइम में अमेरिका की वजह से आइसोलेट है। ईरान के तेल कोई ईरान पे सेंक्शन लगा हुआ है, कोई देश उसका तेल लगभग ना के बराबर खरीदता है। वेनेजुएला के साथ भी यही मामला लगभग है। ऐसे में क्या होता है कि अगर दो देश जो मूल रूप से सप्लायर देश है, तेल के उत्पादक देश है, और वो अपना उत्पादन कटौती कर दिया, तो बंद कर दिया, तो वहाँ वो सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में ना कर पाए, तो ऐसे में वर्ल्ड मार्केट में तेल के सप्लाई कम जाता है, और कम जाने से क्या हो गया, दाम बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में चेंजेज, हालांकि वर्तमान में देखेंगे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज कर चुका है और वो इतने हार्डलाइनर नहीं है, वो रियायत देने के मूड में है ईरान को। अगर ईरान को रियायत मिलती है तो नो डाउट इस पे भारत के लिए फ़ायदे होंगे। क्यों? क्योंकि भारत तेल का लेन देन का प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे सस्ती तेल मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये एक रास्ता हो सकता है कि ऐसा कुछ रास्ता निकल जाए। अगला देखिएगा वेल रिजर्व बनाना।
वेल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब भी आप देखें कि वर्ल्ड मार्केट में अगर तेल के दाम नीचे जाते हैं तो आप उस तरह से चीज़ों को बना करके रखें जहाँ पे एक रिजर्व के रूप में रख सकते हैं। इसका चर्चा बहुत ज़्यादा था, आप देखेंगे तो उस समय था जब कोरोना के पीरियड में काफ़ी नीचे गया था जब तेल के दाम, वहाँ पे इस चीज़ का चर्चा किया गया था कि वेल रिजर्व करके रखा जाए। हालांकि भारत में एक दो स्ट्रैटेजिक रूप से रखा गया है, लेकिन इसे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत लगभग 85% तेल आप देखेंगे तो दूसरे देशों से आयात करती है। यानी पूरी तरह से आप मान करके चले तो भारत तेल के मामले में निर्भर देश है अन्य देशों पर, ठीक है, क्योंकि हमारे के यहाँ ऐसा रिसोर्स इस तरह से नहीं है। अब अगला देखिएगा, एशियन बास्केट के दाम न बढ़ाएं। जो भी प्रोडक्शन करते हैं सप्लायर देश हैं वो एक बास्केट के रूप में कुछ देशों के समूह करके एक बास्केट बना दिया है। तो एशियन बास्केट का दाम अलग होता है, यूरोपियन बास्केट का दाम कुछ अलग होता है। तो एक हम ये कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करें या इनसे कुछ ऐसा सहमति बनाने का कोशिश करें कि जो एशियन बास्केट है यानी एशिया में जो तेल का सप्लाई होता है उसको वो ना बढ़ाएं। तो ये आपस में देश एक दूसरे के साथ समझौता कर सकते हैं, कुछ सहमति बना सकते हैं। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसके वजह से आप तेल के दाम को कम कर सकते हैं और आसानी से उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कुछ उपाय आपको अपनाना पड़ेगा और ख़ास करके भारत को तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उपाय क्या? आप पूरी तरह से लंबे समय के लिए तेल पर निर्भर नहीं रह सकते और ख़ास करके वैसे में जब आपके यहाँ उत्पादन नहीं होता है, आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था सोचना पड़ेगा। अल्टरनेटिव भारत को व्यवस्था सोचना पड़ेगा और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की आबादी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1.36 यानी 1.36 अरब के आसपास हमारी आबादी है और सब तक ज़रूरतों को पूर्ति करना फ्यूल का ये भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव हमको अपनाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव क्या हो? सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो सरकारी बस वगैरह है, मेट्रो वगैरह सर्विस है, इस तरह के चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और लोगों से अपील किया जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएँ या तो इस तरह से एक माहौल बनाना चाहिए, एक कल्चर ऐसा डेवलप किया जाए जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन इसके लिए सरकार को पहल करना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जाम की समस्या, ये सब का सॉल्यूशन करना होगा, तभी लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मामला है। दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जाए और नो डाउट ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है, लेकिन और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे आज के डेट में ई रिक्शा वगैरह बड़े पैमाना पे लगभग हर छोटे बड़े शहर में चल रहे हैं, हर छोटे शहर में ठीक ठाक इनका ये हो गया है। तो उसी तरह से स्कूटी हो गए या तो मोटरसाइकिल हो गए या तो कार हो गए या तो बस हो गए, इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने बड़े पैमाना पे लाया जाए, छोटे व्हीकल्स से लेकर के बड़े व्हीकल्स तक, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगा। और तीसरा, हाइड्रोजन और एलएनजी को बढ़ावा दिया जाए, यानी जो फ्यूचर फ्यूल है हमको उस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये रास्ता निकल सकता है, ये कुछ उपाय निकल सकता है और इस तरह से हम तेल के दाम को कम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।